पढ़ाई आपकी खुद की पसंद होनी चाहिए। अगर आप किसी कहने पर पढ़ते हैं, ठीक है, या किसी दबाव में आकर के आप पढ़ाई की काम कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई बहुत लंबे समय तक आपकी जिंदगी में नहीं रहने वाला है, ठीक है। और ऐसे पढ़ाई से हम लोग अपने एम को पूरा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बात आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आयंस एंड रेडिकल्स और उनके वैलेंसी, ठीक है। तो उसमें मैं बहुत सारे आयंस को लिखने वाला हूँ, बहुत सारे रेडिकल्स को आपके सामने मैं लिखूंगा, उनके फॉर्मूला, उनके वैलेंसी, सारी चीज हमको कहीं ना कहीं दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे आयंस और रेडिकल जो हमारे सामने केमिस्ट्री में हमको मिलते रहते हैं, अक्सर हम लोग का भेंट हो जाता है उनसे, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस लिखते समय। मैंने ये चीज पाया कि बच्चे केमिकल रिएक्शंस को मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसको रटने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे केमिस्ट्री कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, वैलेंसी चार्ट में देखेंगे तो बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे रेडिकल्स हैं, तो आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि इतने सारे आयंस आखिर याद कैसे होंगे, ठीक है। शुरू में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, नाइट्रेट पूछा जाता है तो NO3 माइनस बताते हैं, नाइट्राइट पूछा जाता है, फिर वो सोचने लगते हैं कि ये कौन सा आयन है, जबकि वो NO2 माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूला जो है रटने से नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज हमको बहुत आसान लगने लगता है, ठीक है। जैसे आप एक बहुत यूजुअल एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, क्या, जैसे कोई बच्चा जब शुरू में इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है तो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स उसके होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कोई स्टूडेंट अपने नेम लिखने में कभी कोई गलती करता है क्या? कभी नहीं गलती करता है। क्यों? क्योंकि नेम एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग बार बार यूज करते हैं। कोई भी स्टूडेंट है अपना नाम लिखने में कभी गलती नहीं करेगा। क्यों? जब भी नई कॉपी हम लोग खरीदते हैं पहले उस पर अपना नेम लिखते हैं, जब भी नया किताब खरीदते हैं उस पर अपना नेम लिखते हैं। अक्सर हम लोग रफ कॉपी पर कई जगह वैसे ही नेम लिखते रहते हैं, अपना ऑटोग्राफ देते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है कि वो हम लोग कई बार करते हैं, इस वजह से कभी भी कोई स्टूडेंट अपने नेम लिखने में कभी भी कोई गलती नहीं करता है, ठीक है। छोटा से छोटा बच्चा अपना नेम का स्पेलिंग जानता है, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है और किसी के दबाव में नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी खुद की शौक है, खुद का शौक है कि बोर्ड खाली है, टीचर नहीं है, तो वो अपना नाम ऐसे लिख देते हैं बच्चे। तो ये उनकी खुद की शौक होती है, इस वजह से बार बार लिखते हैं और बार बार लिखने की वजह से वो चीजें उनको हमेशा याद रहता है। कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, कोई भी जवान अपने नेम के स्पेलिंग को कभी गलती नहीं करता है, ठीक है ना। तो कारण ही यही है कि वो बार बार उस चीज को रिवाइज करते रहता है। उसी तरह से केमिस्ट्री भी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत नहीं लिखेंगे, किसी रेडिकल का आप सिंबल गलत नहीं लिखेंगे, आयन का सिंबल गलत नहीं लिखेंगे। बस आपको करना क्या होगा कि उसको आपको हैबिट में लाना होगा, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी किताब आप प्रीफर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक्सरसाइज में बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए होंगे, कम से कम 50-100 तो दिए ही होंगे, 50 से 100 से कम नहीं होगा किसी भी बुक में। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी तो सब पढ़ लेंगे, डिफिनेशन सब पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ऐसे ये एक क्लास अटेंड कर लेने से आपको वैलेंसी चार्ट याद हो जाए, सारे वैलेंसीज आपको याद रहे, सारे आयंस का फॉर्मूला आपको सही सही याद रहे, ये चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब तक आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने नहीं किया इस टॉपिक से, तब तक ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अधूरा होगा, ठीक है। तो मैं आज ये जो क्लास है आपको बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए और उसके बाद जो बुक्स में आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको करिए। अगर कोई डाउट्स हो, उस क्वेश्चन को करने में कोई डाउट हो, तो टीचर इसीलिए होता है कि उससे हम अपने डाउट्स को पूछ सकें, ठीक है। उसको सिस्टमैटिक वे में आप नोट करिए। ये भी नहीं कि आप एक एक मिनट पे डाउट पूछेंगे, तो ऐसा तो कोई भी टीचर नहीं कर सकता है कि एक एक मिनट पे आपके डाउट को बता दे, है ना। लेकिन हम लोग को कलेक्टिव डाउट्स बनाने चाहिए कि पहले हम लोग पूरे टॉपिक को पढ़ें, समझें, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस नहीं आए तो तुरंत आपको परेशान भी नहीं हो जाना है, पहले बुक से आपको फिर कंसल्ट करना है, ठीक है। लेक्चर को फिर अटेंड करिए, हो सकता है कि एक बार देखने से फिर आपको वो चीज समझ में आ जाए, तो ढूंढिए उसको किताब में, देखिए, समझिए, फिर ट्राई करिए, हो सकता है सही हो जाएगा। फिर गलती हो गया,
फिर एक बार वही प्रोसेस करिए, फिर ट्राई करिए 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से खुद से सीखने का प्रयास करें। जब आप खुद से सीखेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, किसी का बताया हुआ 2 साल याद रहता है, 3 साल याद रहता है, लेकिन अगर स्टूडेंट खुद से मेहनत करके उस चीज को सीखता है तो जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, जैसे आप साइकिल चलाना सीखे, खुद से सीखे, किसी ने थियोरेटिकली आपको नहीं बताया कि ऐसे ऐसे पैडल मारना है, ऐसे ऐसे करना है, तो आप देखिए बूढ़े हो जाएंगे तब भी आपको याद रहेगा साइकिल चलाना। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स जो भी हमसे जुड़े हैं वो खुद के अहमियत को समझें और पढ़ाई उनकी पहली पसंद होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो पढ़ाई से कुछ कैरियर में कर सकते हैं, आगे अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं और कॉन्फिडेंट होकर के आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दे रहा हूं, और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करेंगे इस टॉपिक पर, ये मैं चाहता हूं, और मुझे आशा है कि आप इतने देर के बाद जरूर आपके दिमाग में कुछ इसका इफेक्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयंस एंड रेडिकल्स। आयंस पहले इसको डिफाइन कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग रेडिकल्स को डिफाइन करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, जैसे लिथियम प्लस, ये चार्ज्ड लिथियम एटम है, तो ये पॉजिटिव आयन है, लिथियम आयन है यहां पर। उसी तरह से सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, सल्फाइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया, ऐसे बहुत सारे आयंस के एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आयंस 2 टाइप के हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब इससे पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने बता रहा हूं। जैसे कोई एटम हम लोग सपोज कर लेते हैं नाइट्रोजन एटम, जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, यह हुआ आपका एटॉमिक नंबर, और ये है हमारा मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसका जो काउंट होता है, कितने प्रोटॉन्स हैं, वही हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। जबकि मास नंबर क्या होता है? इट इज दी सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा वही होता है मास नंबर। ये मास नंबर है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं सबका मास ऐड कर लीजिए, फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका मास ऐड कर लीजिए, फिर जितने न्यूट्रॉन्स हैं सबका मास ऐड कर लीजिए। यानी एटम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास ऐड कर दिया जाएगा, तो जो मास की वैल्यू हमको मिलती है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, जब भी हम लोग प्रैक्टिकली कोई डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई एग्जाम्पल की तरह उसको यूज करते हैं, तो हम लोग मास नंबर ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस मास नंबर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एटॉमिक मास।
ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट होता है, 1 AMU होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो जितना उनका नंबर होगा लगभग उतना ही मास होगा एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, अच्छा, वो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब एटम के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक, अच्छा, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज the number of protons and the number of electrons in an atom are equal। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज हुआ, इसलिए एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अच्छा, तो पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं? पॉजिटिव आयन्स आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव आयन्स आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पॉजिटिव आयन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना, पॉजिटिव आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा एटम उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए यहां पर हम फिर से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, निगेटिव आयंस के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? निगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव आयंस कौन बनाते हैं? मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? निगेटिव आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन जो है देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनाता है, हालांकि ज्यादातर केस में H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां हाइड्रोजन किसी मेटल से रिएक्शन कर रहा होता है वहां पर हाइड्रोजन निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग हाइड्राइड आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये कंपाउंड देखिए सोडियम हाइड्राइड NaH। ठीक है, तो यहां पर सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जहां पर हाइड्रोजन मेटल से रिएक्शन करेगा, यानी मेटल और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है, वहां पर हाइड्रोजन निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कर सकता है। अदरवाइज इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस हाइड्रोजन shows electropositive nature, that is it will lose electron and get changed into positive ion। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज हम लोग को जो जानना है, आयंस का कॉन्सेप्ट तो लगभग आपको क्लियर ही है और इससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे आयंस को इससे पहले हमेशा लिखने का काम किया है, लेकिन रेडिकल्स के बारे में जो कि नया कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंट है आयंस से। ठीक है, हालांकि जनरली उसको भी आयन कहा जाता है, लेकिन रेडिकल इज डिफरेंट फ्रॉम आयंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
radical. A radical is a group of atoms of elements which behave as a single unit and bear certain positive or negative चार्ज। ठीक है, मतलब रेडिकल में एक एटम ना होकर के कई सारे एटम होंगे, ठीक है, जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और उन पर कुछ न कुछ चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन। मैंने अभी कहा था कि जनरली इनको आयंस कहा जाता है, लेकिन ये आयन से थोड़े डिफरेंट है। अमोनियम आयन, अब आप देखिए NH4+, इसमें एक नाइट्रोजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है और ये पूरा एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है और इस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोनेट आयन, इसका फॉर्मूला क्या है? CO3 2-। देखिए एक कार्बन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम और ये पूरा जो एंटिटी है इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सल्फेट आयन SO4 2-। Again this sulfate ion has 1 sulfur atom and 4 oxygen atom. There are total 5 atoms and it bears 2 unit negative charge. This whole unit behaves as a single entity. ठीक है ना, ये पूरा जो है एक केमिकल स्पीसीज की तरह बिहेव करता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ समझा दे रहा हूं आपको। देखिए कार्बोनेट लिखा हुआ है ना, बाई कार्बोनेट का क्या होगा फॉर्मूला? जब भी हम लोग बाई लगाते हैं आगे, इसी को हम लोग ये भी पढ़ते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा HCO3, यानी यहाँ पर जो CO3 था उसके साथ एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर जुड़ गया। और अभी मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन पर क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ 2 नेगेटिव था पहले से, एक पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर एक नेगेटिव कम हो जाएगा, यानी HCO3- हो जाएगा। बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है HCO3-। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया। जब भी बाई होगा तो समझ जाइएगा कि एक H जोड़ना है और नेगेटिव चार्ज होगा तो एक यूनिट कम हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए कितने एटम है, 1, 2 और 3 ऑक्सीजन, यानी 5 एटम हैं जो कि मिल करके एक केमिकल स्पीसीज बना रहे हैं जिस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। बाई सल्फेट, यहां लिख दूं मैं, बाई सल्फेट, बाई सल्फेट। तो देखिए सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, SO4 2-। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि बाई सल्फेट में मैं क्या लिखने वाला हूं। यहाँ SO4 2- है तो मैं क्या लिखूंगा, HSO4 और यहाँ माइनस। आपको एक हाइड्रोजन ऐड करना है और एक यूनिट चार्ज वहां पर नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर देना है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से देखिए नाइट्रेट है NO3-। इसमें एक नाइट्रोजन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 4 एटम हो गए जो मिल करके एक केमिकल स्पीसीज बना रहे हैं। जो ये डिफिनीशन में है, रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। एक केमिकल स्पीसीज की तरह वो बिहेव करता है और इस पर चार्ज भी है। नाइट्राइट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बच्चे बहुत यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन है बहुत सिंपल। नाइट्रेट में NO3- है फॉर्मूला इसका, NO3 इसका फॉर्मूला हो गया और इस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। नाइट्राइट में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत आसान है,
जहां पर भी देखिए नाइट्रेट है, अगर एक ऑक्सीजन कम हो रहा है तो 8 से आइट हो जाता है। जैसे ये नाइट्रेट है, ये क्या हो गया, नाइट्राइट हो गया। एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम हुआ, देखिए NO3 है, यहाँ क्या है NO2, तो नाइट्रेट था, यहाँ क्या हो गया, नाइट्राइट हो गया। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए सल्फेट है SO4 2-, तो सल्फाइड का क्या होगा बताइए, सल्फाइड का क्या हो जाएगा, सल्फेट का SO4 2- है, तो इसमें आप देखिए क्या समझना है कि अगर ऑक्सीजन कम होता है तो चार्ज नहीं चेंज होगा, बस उसका नेम जो है 8 के जगह पे आइट हो जाएगा। तो सल्फेट का SO4 2- था, तो सल्फाइड का हो जाएगा SO3 2-, एक ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसे है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर हम लोग समझ के पढ़ेंगे तो आधा मेहनत में हमारा पूरा काम हो जाएगा, और नहीं समझेंगे तो बार बार वही चीज आप मेहनत भी करेंगे और उसका यील्ड भी बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, जैसे अभी मैंने बताया बाई जब लगाते हैं तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, और टोटल चार्ज 2 नेगेटिव है तो एक प्लस इसमें हाइड्रोजन का जुड़ेगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव बचेगा। मतलब सिंपल सा तरीका अगर बताएं तो जहां भी जो नेगेटिव आयन है उसमें बाई लगा, जैसे बाई सल्फेट, बाई सल्फाइड, बाई कार्बोनेट, तो एक हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए और नेगेटिव चार्ज को 1 यूनिट डिक्रीज कर दीजिए। दूसरा चीज, जैसे यहाँ सल्फेट लिखा हुआ है, तो अगर सल्फाइट लिखा जाए ITE, तो समझ जाइए कि चार्ज वही का वही रहेगा, ऑक्सीजन एक कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे एक और एग्जांपल देखिए, क्लोरेट, क्लोरेट का फॉर्मूला होता है ClO3-, दिस इज क्लोरेट। ठीक है, क्लोराइड का क्या हो जाएगा, क्लोराइड ClO2-। देखिए 8 और 8 में क्या बदल रहा है, केवल एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, बाकी चार्ज वही रहेगा। ठीक है, दूसरा जो एटम है वो भी वही रहेगा, बस ऑक्सीजन एक कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से नाइट्रेट नाइट्राइट आपने समझ लिया, सल्फेट सल्फाइड समझ लिया, उसी तरह से क्लोरेट क्लोराइड समझ लिया। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने अभी एग्जांपल लिखे, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई एक एटम नहीं है, एक से ज्यादा एटम है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और उन पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे केमिकल स्पीसीज को हम लोग कहते हैं रेडिकल। ठीक है ना, यानी रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स विच बिहेव एज ए सिंगल यूनिट एंड बियर सर्टेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन हो गया, और जब भी आप डिफिनीशन दीजिए उसके साथ 2-4 एग्जांपल्स दीजिए, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि स्टूडेंट केवल रट के नहीं लिखा है, डिफिनीशन को समझा है और अच्छे से अप्लाई करना जानता है। ठीक है, अब हम लोग वैलेंसी चार्ट की तरफ चलते हैं। वैलेंसी चार्ट में बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे रेडिकल्स हैं, सबके वैलेंसी को हम लोग को एक एक करके समझना है। ठीक है, और कैसे उनके बीच में इंटर रिलेशन है, ताकि हम लोग ये, अच्छा मैंने ये कहा कि समझना है, क्यों कहा, क्योंकि रटना और समझना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत बारीक सा अंतर होता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि टीचर ने कह दिया कि ये समझना है, क्या इसमें समझना है, इसको तो रटना ही है। जैसे अभी मैं ये सब छोटी छोटी बात जो आपको बता रहा हूँ, ये सब समझना कहलाता है। कि मैंने कहा कि आप सल्फेट जानते हैं, तो बाई सल्फेट ऑटोमेटिकली आप जान जाएंगे कि उसमें H लगाना है और एक नेगेटिव चार्ज कम कर देना है। आप सल्फेट जान रहे हैं तो सल्फाइड भी जान जाएंगे, तो ये समझना हुआ। ठीक है ना, तो यही चीज करना है कि अच्छा क्वेश्चन जब आप करेंगे, एक ही रेडिकल के 10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपने बनाया, जैसे आपने बनाया पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नेस सल्फेट, ठीक है, फिर लेड सल्फेट, तो बार बार आप सल्फेट सल्फेट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सल्फेट आपको दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, आपसे कोई भी कहे सल्फेट का क्या होगा फॉर्मूला, आप तुरंत बता देंगे SO4 2-। लेकिन आपने केवल बस यहां देखा है, उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं किया है, तब तो सिर्फ एक ही बार ना आपने देखा SO4 2-, तो इसलिए यहां पॉसिबिलिटी कम है कि याद रहे आपको। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो कंफर्म आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैलेंसी चार्ट हम लोग बनाते हैं, एक एक करके सिस्टमेटिक वे में आयंस और रेडिकल्स के वैलेंसी को भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, ओके। वैलेंसीज ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑब्लिक रेडिकल्स। ठीक है, यहां हम लोग जितने भी आयंस या रेडिकल्स लिखेंगे उनकी पॉजिटिव वैलेंसी है। 4 कॉलम मैंने बना दिया है। मोनोवैलेंट मतलब +1 वैलेंसी वाले, डाईवैलेंट मतलब +2, ट्राईवैलेंट मतलब +3 और टेट्रावैलेंट मतलब +4।
आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो लिथियम पहला है हमारा, लिथियम को रिप्रेजेंट करते हैं Li+, मतलब इसकी वैलेंसी 1 यूनिट पॉजिटिव वैलेंसी है। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, ठीक है। अच्छा, 2 यूनिक है, देखिए अमोनियम, अभी मैंने लिखा था इसको, अमोनियम इसका फॉर्मूला NH4 और इस पर चार्ज है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब वैलेंसी +1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है ना, इसकी वैलेंसी H+, ये भी मोनोवैलेंट है। अमोनियम क्या है, रेडिकल है, क्योंकि अभी मैंने लिखा अमोनियम, इसमें देखिए एक नाइट्रोजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, और ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ ऐसे आयंस लिखने जा रहा हूं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उनके वैलेंसीज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो मैं उनके लिए अलग कलर यूज करूंगा जिससे कि आपको क्लियर रहे। ठीक है, क्यूप्रस है, इसमें कॉपर की वैलेंसी +1 होती है, Cu+। ठीक है, अर्जेंटस, अर्जेंटम सिल्वर का लैटिन नेम है। ठीक है, तो इसीलिए इसके आयन को अर्जेंटस कहा गया, जबकि उसकी वैलेंसी +1 होती है, Ag+। आउरस गोल्ड के लिए है, आउरम बताया गया है आपको, Au+। और मर्क्यूरस मरकरी के लिए, जबकि उसकी वैलेंसी हो +1। ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखा ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो एक वैलेंसी तो इनका +1 हो गया, एक अभी आगे हम लोग देखेंगे ये दूसरा वैलेंसी ये कौन सा शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, डाईवैलेंट में देखिए मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, Ca2+, बेरियम Ba2+, जिंक ये 12th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, Zn2+, कोबाल्ट CO2+, निकिल Ni2+। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम ये एक्टिनाइड्स है, नीचे आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, ऐसे आपका पीरियोडिक टेबल है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो यहां नीचे 2 सीरीज है, पहला जो है लेंथेनाइड सीरीज है, दूसरा जो है एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज 90 से शुरू होता है, 90, 91, 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है। ठीक है, और ये रेडियोएक्टिव सबस्टेंस है। ठीक है, मतलब खुद पे खुद डिसइंटीग्रेट होता है, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखिए फिर हम लोग आते हैं वेरिएबल वैलेंसी वाले, जो कि +2 वैलेंसी शो करते हैं। तो एक तो आपका क्यूप्रस यहां दिख रहा है, यहां क्यूप्रिक हो जाएगा Cu2+। ठीक है, अर्जेंटस है, अर्जेंटिक हो जाएगा Ag2+। ठीक है, गोल्ड तो +3 शो करता है, मर्क्यूरस है तो मर्क्यूरिक हो जाएगा Hg2+। ठीक है, इसके अलावा भी है फेरिक फेरस हो जाएगा, फेरस। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, आयरन की 2 वैलेंसी है, +2 और +3,
इसीलिए +2 वाले में फेरस लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसी का है, ठीक है, यही वाला कॉलम का यहां मैं लिख रहा हूं, प्लम्बस लेड के लिए होता है Pb2+, स्टेनस Sn2+, मैंगनस Mn2+, ठीक है, और प्लेटिनस Pt2+, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन उनका जो लीस्ट वैलेंसी है वो +2 है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखिए ये वाले कॉलम में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये वाले कॉलम में दिख रहे हैं, लेकिन अस लगाया गया है। अस इसलिए लगाया गया है कि आयरन का 2 वैलेंसी है, 2 और 3, तो 2 वाले में हम लोग अस लगाएंगे और 3 वाला जब लिखेंगे तो उसके लिए इक लगाएंगे, ठीक है ना। यहां पर अस और इक मतलब ये मत समझिएगा कि 2 के लिए इक लगाते हैं, 1 के लिए अस लगाते हैं। इसका सिंपल सा रूल है कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, तो जो वैलेंसी लीस्ट होगी उसके लिए अस लगाया जाएगा, जो हायर वैलेंसी होगी उसके लिए इक लगाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर में +1 और +2 है वैलेंसी, तो इसके लिए अस और इसके लिए इक। वहीं आयरन की बात करें तो इसके लिए +2 और +3 2 वैलेंसी है, तो +2 के लिए अस लगाया जाएगा, +3 के लिए इक लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आइए ट्राईवैलेंट वाले में। तो ट्राईवैलेंट में देखिए क्रोमियम है Cr3+, एल्यूमिनियम है Al3+, ये वेरिएबल वैलेंसी वाले नहीं है। वेरिएबल वैलेंसी इसके लिए हम लोग यहां लिख देते हैं, ठीक है। कुछ है इसमें वेरिएबल वैलेंसी, तो एक है फेरिक Fe3+, और गोल्ड देखिए यहां दिख रहा है आपको गोल्ड Au+, इसका दूसरा वैलेंसी है +3, तो ऑरिक हो जाएगा, ऑरिक इज Au3+, ठीक है ना। तो ट्राईवैलेंट वाले में देखिए 1 2 3 4 4 लिखा है मैंने। डाईवैलेंट वाले में देखिए ये सारे डाईवैलेंट के ही हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, ये सारे डाईवैलेंट वाले हैं, ट्राईवैलेंट वाले सिर्फ ये है, ठीक है ना। ओके, टेट्रावैलेंट जहां पर की वैलेंसी 4 यूनिट हो, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट में नॉर्मली तो कोई आयन नहीं होगा, सारे के सारे जो वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कौन कौन सा है। देखिए एक Pb है, दूसरा Sn है, लेड, टिन, मैग्नीज और प्लेटिनम, ये चारों जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करते हैं। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, प्लम्बिक Pb4+, स्टैनिक Sn4+, मैंगनिक Mn4+, और प्लेटिनिक Pt4+, ठीक है। इसमें कोई ऐसे आयंस नहीं है जो नॉर्मली 4 यूनिट पॉजिटिव वैलेंसी शो करें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आयंस मैंने लिख दिए जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते समय, केमिकल रिएक्शंस बनाते समय हम लोग को जरूरत पड़ते रहता है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम है, इसके अलावा भी है। इसके अलावा ऐसा मत समझिए कि और सब एलिमेंट्स जो है आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बहुत सारे आयंस हैं, लेकिन ये हमारे लेवल पे इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर कोई आपको मिल जाएगा, आपको याद है, तो आप इस टेबल में उसको जगह दे सकते हैं। वैलेंसीज ऑफ निगेटिव आयंस ऑब्लिक रेडिकल्स। अब हम लोग नेगेटिव आयंस या रेडिकल्स के वैलेंसीज को इस चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर मैंने -1, -2, -3, -4 वैलेंसीज वालों के लिए अलग अलग कॉलम बना दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फ्लोराइड जो हैलोजन है, पहला एलिमेंट है ग्रुप 17 का, इसका आयन है F-, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आयन, OH-।
अब इसको रेडिकल आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है, ठीक है। साइनाइड Cn माइनस, ठीक है। अच्छा, बाइकार्बोनेट, अभी मैंने बताया था आपको, याद होगा, HCO3 माइनस। बाइसल्फेट HSO4 माइनस। बाइसल्फाइड ITE लगेगा तो एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, HSO3 माइनस, ठीक है। नाइट्रेट, अभी बताया था इसको भी, NO3 माइनस, यहां जगह लेना पड़ेगा भाई। नाइट्राइट NO2 माइनस, देखिए नाइट्रेट में ATE है तो NO3 माइनस ही है, और नाइट्राइट में ITE है तो एक ऑक्सीजन आप कम कर दीजिए, ठीक है। एल्यूमिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है, आगे जब आप पढ़ेंगे रिएक्शंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। AlO2 माइनस, याद रखिएगा एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मूला, एल्यूमिनेट एक रेडिकल हो गया, AlO2 माइनस, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा परमैंगनेट, PERMANGANAT, परमैंगनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आयन है। पोटेशियम परमैंगनेट में यही आयन है, इसका फॉर्मूला है MnO4 माइनस। Mn मैग्नीज हो गया, O4 चार ऑक्सीजन एटम है, ये पूरा एक रेडिकल है और इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मोनोवैलेंट आयंस या रेडिकल्स हैं, ठीक है। इनके अलावा भी है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आयंस रेडिकल्स को मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, ठीक है। डाइवैलेंट में बहुत सारे हैं तो हम लोग को कुछ जगह यहाँ यूज करना पड़ेगा। ये जो चार्ट बना है ये पहले वाले कॉलम का ही है, मैं इसको क्लियर कर लूं। ये पूरा जो है पहले वाले कॉलम का है, ठीक है। सेकंड वाले में बहुत सारे हैं, चलिए नोट करते हैं। पहले कार्बोनेट, क्या होगा, CO3 2 माइनस। सल्फेट, बहुत ही कॉमन है ये सब आयंस, SO4 2 माइनस। सल्फाइड SO3 2 माइनस, ठीक है। जिंकेट, प्लम्बाइट, ठीक है। इसी तरह से यह है AlO2 माइनस, जैसे है सेम वैसा ही फॉर्मूला लेकिन चार्ज अलग है, ZnO2 2 माइनस और PbO2 2 माइनस, ठीक है। क्रोमेट CrO4 2 माइनस। डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में यही आयन होता है। सिलिकेट, ठीक है ना। अच्छा, कुछ आयंस मैंने कहा ही जगह बचाना होगा हम लोग को, तो मैं इसके लिए येलो कलर यूज कर रहा हूं और एक अलग सा यहाँ जगह दे देते हैं इसको। ऑक्साइड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा इसका, O2 माइनस। और पर ऑक्साइड थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए जरा इसको। ऑक्साइड में O है, एक एटम है जिस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। पर ऑक्साइड में O2 यानी 2 ऑक्सीजन एटम है जो कि एक रेडिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं और इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला O2 माइनस, पर ऑक्साइड का O2 2 माइनस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाइवैलेंट आयंस हो गए जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ट्राईवैलेंट में देखते हैं हम लोग। नाइट्राइड IDE N3 माइनस, ठीक है। फॉस्फेट, फॉस्फेट भी बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, PO4 3 माइनस। फॉस्फाइट, तो आपके दिमाग में अगर है अभी बताया हुआ चीज, देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, PO3 3 माइनस, ठीक है। एक अभी मुझे याद आ गया, सल्फाइड, जिसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, यानी डाइवैलेंट वाले कैटेगरी में सल्फाइड। तो सल्फाइड का फॉर्मूला है S, एक एटम है जिस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, S2 माइनस, ठीक है। सही से लिखना भी होगा हम लोग को, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है
कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड तीनों का फॉर्मूला लिखिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ये नाइट्रेट है ATE, ये ITE है और ये IDE है। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला होगा। नाइट्रेट का क्या है NO3-, नाइट्राइट का क्या है NO2-। 8 से 8 हुआ तो एक ऑक्सीजन कम गया, लेकिन नाइट्राइट तो पूरी तरह से डिफरेंट है। ये क्या है N3-। ठीक है, पूछ के भी लिखने में गलती हो जाती है। किसी ने पूछा क्या है नाइट्राइट, अब किसी ने पूछा, टीचर ने कहा है N3-, तो बच्चे क्या लिख देते हैं N3-, लेकिन ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ध्यान रहे N3- का आने का मतलब है ये एक नाइट्रोजन एटम है जिसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसकी वजह से उस पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो N3-। उसी तरह से परऑक्साइड में भी गलती करते बच्चे, O2-2- लिखा गया। ठीक है, तो O2-2- इस तरह से लिखा जाएगा, O2 लिख के इस पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, और ये O2- लिखना होगा। ऑक्साइड लिखना है तो O है, ऑक्सीजन एटम है जिस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो O2-। ठीक है ना। अच्छा, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 4 यूनिट हो। ठीक है, ये एक ही आयन है, कार्बाइड आयन, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कार्बाइड आयन। इसका फॉर्मूला है C4-। ठीक है, कार्बन एटम है जिसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो चेंज हो गया कार्बाइड आयन में। तो ये एक ही है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज द नेम गिवन टू टेट्रावैलेंट नेगेटिव आयन ऑफ कार्बन। कार्बन का जो टेट्रावैलेंट नेगेटिव आयन है उसका नाम क्या है, कार्बाइड है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए पूछा जाएगा तो क्या है, नाइट्राइड है। आइड तो जनरली देखिए नेगेटिव आयंस के लिए ही लगाया जाता है, तो आइड कहीं आ जाए तो समझ जाइए कि वो नेगेटिव आयन, जैसे हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, सल्फाइड, सब आइड लगाए। ठीक है ना। तो इस तरह से वैलेंसी चार्ट अभी आपके सामने मैंने सब बनाया। ठीक है, इसके अलावा भी कोई आयंस मिल गए तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और ये याद कैसे होगा, रटने से नहीं याद होगा, क्वेश्चन करने से ये याद हो जाएगा। कि कई बार आप बनाएंगे, जैसे बना दिए सोडियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट। ठीक है, तो आप एक ही रेडिकल को बार बार यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला आप सही से जान जाएंगे। यही इसका तरीका याद रखने का। ठीक है, मैं जब पढ़ता था तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम था, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करिए। जैसे ही आप 50 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे, 60, 70, 100 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और सही फॉर्मूला अगर बनाना सीख गए तो केमिस्ट्री भी आपके लिए एकदम आसान है। ठीक है,